नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। कोरोना के बढ़ते आंकड़े भले ही फिलहाल कम हो गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल है। ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों की चांदी हो गई है। गांव के लोग भगवान का नाम लेकर इन नीम हकीमों के पास जाने को मजबूर हैं। आज की इस खास पेशकश में हम करेंगे पड़ताल बिहार के ग्रामीण हेल्थ सिस्टम और झोला छाप डॉक्टरों की। भले ही कोरोना का ग्राफ थोड़ा कम हो रहा हो, पॉजिटिविटी के मामलों में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। खासकर कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कोरोना संकट और सरकारी दावों के बीच ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह हाँफ रही है। ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों की चांदी है। बिहार के लगभग हर ग्रामीण इलाके में नीम हकीमों की एक ही जैसी स्थिति है। किशनगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में जहां ताला लटका नजर आता है, वहीं गांव में झोला छाप डॉक्टर चांदी काट रहे हैं। सरकारी हेल्थ सिस्टम के टोटल कोलैप्स का फायदा उठाकर झोला छाप डॉक्टर झोपड़ी से आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। इनकी कमाई का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो आलीशान बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अफजल हुसैन नाम के एक झोला छाप डॉक्टर का अस्पताल है, जो सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र मतलब उप स्वास्थ्य में जब नहीं देख पा रहा है, तब यहाँ आते हैं लोग गरीब गुरबा, और उन लोगों को जहाँ तक होता है डॉक्टर बुला करके हम लोग अपना व्यवस्था मैनेजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाने में भी कुछ डर रहे हैं कि वहाँ जाकर के कोविड इलाज का कुछ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नाम का कितना दूरी है? भिलवा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, और एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ 100 मीटर की दूरी पर भी है। 100 मीटर के अंदर में PSC है, तो हर वक्त देखते हैं ताला ही मारा हुआ रहता है। आया, बैठा 2 मिनट 10 मिनट, उसके बाद चला गया। कोई आता पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। आज तो हम लोगों को कोई डॉक्टर वहाँ नहीं आता। वहाँ नजदीक के रहने के बावजूद भी हम लोगों को ये नहीं एहसास हो रहा है कि वहाँ डॉक्टर आता है कि क्या आया गया। हैरानी की बात है कि मरीज भी इनके इलाज से खुश हैं, क्योंकि सरकारी PHC पर हर वक्त ताला लटका रहता है। बिहार सरकार या जिला प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत क्या है, यह आज आपको पता चलेगी। बेगूसराय का ग्रामीण इलाका भी नीम हकीमों के भरोसे टिका है। आम लोगों के स्वास्थ्य का दारोमदार झोला छाप डॉक्टर ही अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। जी, यहाँ बस जो भी बगल के ही इलाके जो भी हैं, वो सब सिर्फ ग्रामीण ही डॉक्टर पे आश्रित है। तथापि तो ना डॉक्टर्स आते हैं, ना ही मेडिसिन उपलब्ध रहता है। तो गांव में जितने डॉक्टर्स हैं लोकल स्तर पे, उसी से ही इलाज और कुछ भी ज़रूरत का मेडिसिन होता है, तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो जाके उधर से ले। MBBS कोई नहीं, सब झोला छाप, मतलब जो बोलते हैं झोला छाप ही, मतलब यही जो टर्म यूज़ होता है गांव घर के लिए, तो वही वैसे ही MBBS कोई नहीं है। सब वैसे ही मतलब दूसरे डॉक्टर के पास रह के पढ़ाई मतलब सीख के जो है अपना मेडिकल स्टोर खोल करके स्टार्ट किया है। यह आलम इसलिए है क्योंकि ये PHC तबेला बन चुका है। इसमें जानवरों का चारा रखा जाता है। भगवानपुर प्रखंड के कविया गांव में एक चिकित्सा भवन का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन बरसों बाद भी आज तक इस भवन का कार्य पूरा नहीं हो सका। सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अभी भी बीमार हो जाने के बाद नीम हकीमों के सहारे रहते हैं। सरकारी नाकामी के कारण लोगों का आर्थिक दोहन भी हो रहा है। पैसे देकर भी नीम हकीमों के इलाज से जान जोखिम में होती है। लूट खसोट तो होता ही, अभी 5 रुपये का मेडिसिन उसको 50 कर देगा। गांव में इतना अवेयरनेस भी तो है नहीं कि मतलब अगर उसका 50 रुपये है तो क्या है, कौन सा मेडिसिन दे रहा है, उसका क्या प्राइस रेट है। तो वैसे ही जेनरिक दवाई उपलब्ध नहीं होगा, तो नॉर्मल जो मेडिसिन है वो तो 5 का 50 ही बिकता है गाँव। यहाँ इलाज तो नहीं करवा पाते हैं, यहाँ का कि डॉक्टर हैं ही नहीं, और जो भी थे अभी गाँव में भी हैं सब झोला छाप डॉक्टर हैं। तो इलाज के लिए तो मुँह तकवा जैसे रहते हैं, बस किसी राम भरोसे चल जाए, इलाज हो जाए, बचे तो बचे, नहीं तो गए। कोरोना महामारी के बीच भभुआ के कबार PHC में डॉक्टर नहीं जाते, ना ही दवा मिलती है।
महामारी में गांव में झोला छाप डॉक्टर ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं। तबीयत ज्यादा खराब हो तो प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेज दिया जाता है। इनके पास थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर यानी खून में ऑक्सीजन जांच की मशीन भी उपलब्ध है, जिसके भरोसे ये मामूली जांच कर दवा देते हैं। जो जैसे कि गांव में जो कि सर्दी खांसी हो गया तो उसको हम लोग दवा दे देते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत उसको रहता है, ज़्यादा सांस फूल रहा है तो उसको हम सदर हॉस्पिटल भेज देते हैं। मान लीजिए कि उसको ज़्यादा दिक्कत है, सांस फूलने में दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है। तो कैसा बीमारी के लोग आते होंगे आपके यहाँ? वही ज़्यादा जनरल, वही सर्दी खांसी वही। अब सुपौल के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर देखिए, जिसके रहते झोला छाप डॉक्टरों का यहाँ जलवा है। ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था दशकों से जंग खा रही है। ऐसे में ये नीम हकीम ही तटबंध के भीतर बसे ग्रामीण इलाकों के लिए भगवान बन गए हैं। डॉक्टर साहब के पास आए थे, लोकल डॉक्टर हैं, तो यहाँ इलाज करवाने के लिए लोग दवाई देते हैं, ठीक हो जाते हैं हम लोग। क्योंकि सुपौल यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। जब तक वहाँ जाते हैं हॉस्पिटल बंद रहता है। यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग था हॉस्पिटल, इसमें न डॉक्टर है न नर्स है, कुछ नहीं है, बंद रहता है, कोई लाभ नहीं है। तो ये प्राइवेट डॉक्टर यही भगवान है हम लोगों के लिए। तटबंध के भीतर बसे गांवों में लोग वायरल फीवर के लक्षण आने पर स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई स्थिति से डर जाते हैं, लेकिन ऐसे में ये झोला छाप डॉक्टर ही उनमें हिम्मत वाली इम्यूनिटी का डोज देकर उनका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं और लक्षण गंभीर होने पर मरीज को आगे रेफर कर देते हैं। जब वैसा सिम्टम वाला पेशेंट आता है तो दूर रह करके उससे पूछ लेते हैं कि क्या होता है, थर्मल से उसका जांच कर लेते हैं बुखार फीवर का। उसके अनुसार जो सिंपल एंटीबायोटिक है, पैरास्टामोल है, एंटी एलर्जिक है, उसके बाद कुछ विटामिन के टैबलेट हैं, वो दे करके हम लोग उसको सलाह देते हैं, उसको लिखते हैं, देते हैं और उससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। एक तरफ औरंगाबाद जिले के लगभग सारे पीएचसी में ताले लटके पड़े हैं और वहां मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में अगर कोई बीमार पड़ता है और उसे इलाज की सख्त जरूरत होती है तो उसके पास इन ग्रामीण डॉक्टरों, जिसे बोलचाल की भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनके पास जाने के अलावा इलाज कराने का और कोई रास्ता नहीं बचता। इलाज के बाद जब रोगी की बीमारी काबू में नहीं आती तो उसे औरंगाबाद के सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जो है कि क्रिटिकल केस है तो हम लोग नहीं करते, और करने के बाद जब रेफर किया जाता है पेशेंट को तो जो है कि वहाँ भी जो है डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुल मिलाकर ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा हो रही है, ऐसी बात नहीं हो रही है। तो हम लोग के जैसे डॉक्टर हैं जो कर रहे हैं, और जो है मैंने कि जैसे औरंगाबाद में हम लोग जो रेफर भी कर रहे हैं तो पेशेंट उतना जो है कि वहाँ पर जो है डॉक्टर नहीं अवेलेबल। लेकिन वहाँ भी यही आलम है। लगभग यही हालात बिहार के हर ग्रामीण इलाके की है। यानी अगर ये झोला छाप डॉक्टर न हो तो ग्रामीणों को मामूली खांसी बुखार का भी इलाज न मिल पाएगा। मुश्किल तब होती है जब कोई गंभीर बीमारी के लक्षण हो और झोला छाप डॉक्टर बिना जानकारी उसे मामूली मानकर इलाज करते रहें। ऐसे में मरीज की जान जोखिम में आ जाती है। खासकर कोरोना जैसी महामारी में इन नीम हकीमों के भरोसे अगर बिहार के गांवों के लोग रहे तो भगवान ही मालिक है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, बेगूसराय से संतोष कुमार, भभुआ से प्रमोद कुमार, सुपौल से अमित झा और औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। समंदर में जिंदगी की लाइफ जंग, बोट में समाता समुद्र, 5 मिनट का दहला देने वाला संघर्ष। मुंबई में टाउटर तूफान की वजह से समुद्र में डूबती टग बोट का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। आंखों के सामने उफान मारती समुद्री लहरें और उस पर कागज की तरह डूब रही बोट।
ये वीडियो मुंबई के सूरज चौहान का बताया जा रहा है। उसके परिवार का दावा है कि 17 मई का ये वीडियो सूरज ने अपने दोस्तों को भेजा था, तब जब वो मुंबई के तट से दूर तूफानी लहरों से हर पल लड़ रहा था, यानी जब वो समुद्र की शक्ल में मौत से लड़ रहा था। ये सूरज चौहान और उसके साथ टग बोट में सवार लोगों का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 को समुद्र में डूबती टग बोट के 3 वीडियो मिले हैं। अंदर चल और नहीं। टाउटे तूफान की वजह से डूब रही टग बोट का एक एक मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। न्यूज़ 18 को मिले 3 वीडियो में पहला वीडियो तब का है जब समुद्री तूफान में फंसी बोट लहरों के सामने बेबस नजर आ रही थी। समुद्र का पानी मौत बनकर बोट को डुबाने के लिए लगातार प्रहार कर रहा था। बोट में सवार लोग एक तरफ मौत से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ लहरों से टकरा रही बोट के एक किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। सत्रह मई को मुंबई के पास टाउटे तूफान की वजह से कई मीटर ऊंची लहरों के सामने बोट में सवार लोग मदद की आस में बेचैन हो रहे थे, लेकिन एक ही झटके में समुद्री लहरों ने बोट को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बोट में तेजी से पानी भरने लगा। तूफानी लहरों के थपेड़ों से बोट लगातार जर्जर हो रही थी। उसमें हर तरफ से पानी भरने लगा। बोट के किनारों का काफी हिस्सा लहरों की टक्कर से टूट गया। टाउटे तूफान ने अरब सागर में जो तबाही मचाई, उसका सबसे घातक ट्रेलर इस डूबती टग बोट में नजर आया। समुद्र की तेज लहरों की टक्कर से जब बोट में पानी तेजी से भरने लगा तो उसमें सवार लोग पीछे हट गए, क्योंकि सामने की ओर से और वीडियो बना रहे लोगों के दाहिनी ओर से लहरें बोट में समाने लगी। अब तक बोट में सवार लोगों को यह एहसास हो चुका था कि उनकी जिंदगी अब समुद्र के हवाले होने वाली है, क्योंकि दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ समुद्री तूफान और उसके बीच टग बोट में अटकी कई जिंदगी। बोट में इतना पानी भर गया कि वो टेढ़ी होने लगी। टग बोट में सवार सूरज और उसके साथियों की उम्मीदें उनकी बोट की तरह डूबने लगी, क्योंकि अब तक बोट में हर तरफ से समुद्र की लहरें समाने लगी थी। जिधर से तेज लहर आती वो कई लीटर पानी बोट में भर देती। टूट चुकी बोट में अब पानी मौत बनकर सफर करने लगा। अब उसमें सवार लोगों को कोई आस नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा एक शख्स कुछ पल के लिए बोट की बाहरी हालत देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाकी साथियों ने उसे फौरन अंदर आने के लिए कहा। कुछ देर तक ये संघर्ष यूं ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये वीडियो, ये बोट और उसमें सवार लोग एक खौफनाक कहानी बन गए। टग बोट में सवार सूरज चौहान के परिवार का कहना है कि उसके बेटे के शव की पहचान हो रही है, लेकिन परिवार का यह भी दावा है कि सूरज किसी और जहाज में सवार था, फिर वो टग बोट में कैसे पहुंच गया। वीडियो है, आपका बेटा उस टग बोट में काम करता था, उस बोट में कैसे पहुंचा, कुछ जानकारी मिली? कब का वीडियो है, किसने भेजा? वीडियो तो मतलब उसी दिन का है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि मेरा लड़का कब इस पे चला गया। आपका बेटा कहाँ था? मेरा बेटा मतलब ये एक टैंकर मतलब तेल टैंकर उसी में रहता था।
टग बोट को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि जिस जगह बार्ज P305 मुंबई से कुछ दूरी पर डूब रहा था, वहां से ये बोट काफी दूर थी। यानी इसमें सवार लोगों के पास बचने की उम्मीदें पहले से कम थी, क्योंकि बड़े जहाज के मुकाबले टग बोट लहरों से उतनी देर तक नहीं लड़ सकती। समुद्र की उफनती लहरों ने वारावर्दा नाम की टग बोट में सवार सभी लोगों को निगल लिया। देश में क्यों फैला ब्लैक फंगस? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली बीमारी? क्या औद्योगिक सिलेंडर से बढ़ा खतरा? देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 9000 से भी ज्यादा मरीज हैं। ये गिनती हर दिन बढ़ती जा रही है। कोई कहता है स्टेरॉयड की वजह से हुआ, कोई कहता है गंदगी की वजह से हुआ, तो कोई डायबिटीज को वजह बता रहा है। और कई डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि इसकी एक वजह हो सकती है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना से बचाव में इस्तेमाल हुए। सच क्या है, ये पता लगाने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम दिल्ली के जाने माने सर गंगाराम अस्पताल पहुंची और बात की वहां के ENT डिपार्टमेंट के मुखिया डॉक्टर अजय स्वरूप से। तो मेडिकल राय जानना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सिलेंडर्स इस वक्त इतना शॉर्टेज हुआ था और फिर इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज हुए ऑक्सीजन के लिए, कुड दे बी अ रीजन फॉर ब्लैक फंगस? क्या वजह बने हैं ब्लैक फंगस की? Definitely there is a possibility, there is a strong possibility, because you see आपको ये समझना चाहिए that ये जो सिलेंडर हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, दे आर नॉट फॉर मेडिकल पर्पजेज। दैट मीन्स कि उनकी स्टोरेज, उनकी क्लेनलीनेस, उनकी जो उन पे नोजल है, उन पे जो पाइप्स हैं, उनको कोई स्टेरिलाइज करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट होनी है तो इन सब चीज़ों का तो वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज सच में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिस सिलेंडर में जो किसी गोदाउन में पड़ा हुआ है उसको आपने जल्दी से उठा के लाए हैं क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है, तो उसमें आपने ऑक्सीजन भर ली, उसमें रस्ट लगी हुई है, उसमें फंगस लगी हुई है, अगर कहीं खुले में वो स्टोर्ड था, उसकी जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो जो ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी दैट विल बी कंटामिनेटेड। डॉक्टर अजय स्वरूप ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना जताई, लेकिन फिर भी हम सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरी राय के लिए दिल्ली के BLK अस्पताल पहुंचे और मुलाकात की डॉक्टर संदीप नैयर से। वो सिलेंडर पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, वो सिलेंडर तो काम आते हैं फॉर यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। अब वो जल्दबाजी में जहां से मिला हर किसी ने इंतजाम करने की कोशिश की और इतना टाइम भी नहीं लगा, किसी ने देखा भी नहीं कि इसको साफ करना है जिसमें से वो ऑक्सीजन आता है। खासकर आप देखेंगे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो वो एक वाटर के थ्रू आता है काफ़ी जगह से और वो बुलबुले उठते हैं जिसमें से अगर वो पानी साफ नहीं होगा तो डेफिनेटली इन्फेक्शन आने का चांस होगा, क्योंकि कोई भी जो चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और थोड़ा सा उसको मिल जाए सामान तो वो तो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो वो एक थ्योरी है कि वो भी हो सकता है कि इनके अंदर से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हों। दिल्ली के 2 बड़े डॉक्टर्स ने हमें जो बताया उसके बाद मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क को समझना जरूरी हो गया। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम दिल्ली में सिलेंडर के एक बड़े प्लांट में पहुंची। ये कंपनी हर तरह के गैस सिलेंडर बनाती है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल दोनों सप्लाई करती है।
कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है वो है ऑक्सीजन। और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन चुके हैं। जो कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है वो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूक्रोमाइकोसिस। और डॉक्टर्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैली। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई, कितनी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि फर्क ऑक्सीजन का नहीं है, फर्क है इस सिलेंडर का जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है। और इसी फर्क को समझने के लिए हमने इस प्लांट के मालिक से बातचीत की। सुधीर गुप्ता हमारे साथ हैं, ये ओनर हैं विनायक गैस के। सर मुझको सबसे पहले ये बताइए कि सिलेंडर्स की अगर बात हो तो मेडिकल सिलेंडर और इंडस्ट्रियल सिलेंडर इन दोनों को किस तरह से विजुअली मतलब देखकर फर्क समझ में आएगा? इसका सबसे मेन फर्क तो ये होता है मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका ऊपर से नेक रिंग वाइट होता है। अच्छा। और नीचे का हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है। और मतलब ये जो है नेक रिंग जो है ये जो मतलब ऊपर का हिस्सा है जो नेक है, हाँ, ये वाइट कलर का होता है। ये वाइट कलर की है और बाकी पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की है। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए वाइट नेक और पूरी बॉडी ब्लैक। और जो इंडस्ट्रियल वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक सिलेंडर। अच्छा, मतलब ये जो सिलेंडर है जिसमें नेक वाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्लैक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल गैस, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए भरे ऑक्सीजन ही जाता है, कोई और भी गैस भर दी जाती है? नहीं, वो अलग हर एक का अलग कोडिंग होती है। जो भी गैस होती है उसकी हर एक की अलग कलर कोडिंग होती है। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या? नाइट्रोजन में ऊपर से ब्लैक होता है, नीचे ग्रे कलर होता है। अच्छा, ऊपर ब्लैक नीचे ग्रे। हाँ, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है कम्प्लीटली ग्रे कलर, ब्लू कलर होता है उसके अंदर, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लू कलर होता है। अच्छा, म्यूक्रोमाइकोसिस की बात हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में केसेस आ रहे हैं, क्या चांस है कि क्योंकि ये तो सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, और ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए, क्या चांस है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत फंगस फैला हो? डॉक्टर की टर्म्स है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियल अगर ऑक्सीजन का भी सिलेंडर है तो भी इसमें चांसेस कम है कि होने के। लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर ये अनसुपरवाइज पड़ा हुआ, इसके अंदर प्रेशर नहीं था, वेयर हाउस में कहीं पड़ा हुआ था, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, तब कितना चांस है कि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन जा सकता है? फंगस, मोल्ड, कोई भी ऐसी चीज, डर्ट? तो इसलिए नहीं जा सकता, ऑक्सीजन आके वो हट ही जाएगा जब ऑक्सीजन इसमें भर गई तो। मतलब डॉक्टर्स की अलग राय है और गैस प्लांट चलाने वालों की अलग। हालांकि डॉक्टर्स की आशंका से इनकार वो भी नहीं करते। तो चलिए इस मेडिकल और